वंदे मातरम सभी को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की जो आपकी पुस्तक है विजुअलेशंस, उसमें उसका एक दूसरा अध्याय है और उस अध्याय का नाम है बोली। इस पाठ का मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा। कहानी है एक अच्छी, क्योंकि शब्द ही ऐसा है, बोली शब्द, उस शब्द से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की कहानी होगी। बोली एक लड़की है जिसका वास्तविक नाम है सुलेखा। रामलाल जो उसका पिता है सुलेखा का, उसकी सबसे छोटी लड़की है बोली। जब बोली 10 माह की थी तो पलंग से नीचे गिर जाने के कारण उसके मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण सब लोग उसे बोली बोली या बुद्धू कहना प्रारंभ कर देते हैं। बोली पर प्रकृति का या भगवान का कार्य यही नहीं रुकता है। आगे जब बोली 2 साल की होती है तो उसे चेचक के दाग हो जाते हैं। सिर्फ उसकी आंखों को छोड़ करके उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग हो जाते हैं। वो बोलना छोड़ देती है। 5 साल की जब बोली होती है तब वो बोलना प्रारंभ करती है, लेकिन उस बोलने में भी वो शब्दों को बोलने में हकलाती है। हकलाने का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कोई बच्चा बोलता है या उसको कोई पूछता होगा कि तेरा क्या नाम है, तो वो अक्सर ऐसा कहा करती थी, बै 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 पो 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 वो बोली। ये हकलाना है। अब रामलाल की जो 7 संतान है उसमें सबसे छोटी है बोली। 3 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां हैं। समय बीतता है, पुत्रों को पढ़ने के लिए शहरों की ओर भेज दिया जाता है। बोली को छोड़ करके इसकी जो 3 बहनें हैं वो काफी सुंदर हैं, उनकी शादी करवा दी जाती है। क्योंकि बोली स्वभाव से भी बोली है और शरीर के चेहरे पर उसके चेचक के दाग हैं। इन सब चीजों को देख करके उसके माता पिता के मन में ये आता है शायद इसकी शादी नहीं होगी। एक बार गांव में क्या होता है, तहसीलदार साहब किसी एक नए विद्यालय भवन का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। उस उद्घाटन में वो ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। विशेष तौर से रामलाल को भी कहते हैं। रामलाल चूंकि उस गांव का राजस्व का प्रतिनिधि है, तो वो तहसीलदार साहब की बात को टाल नहीं सकता। वो घर आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। तो वो जमाना इस प्रकार का था। उस जमाने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन चूंकि तहसीलदार जी ने कहा है तो रामलाल उनकी बात को टाल भी नहीं सकता। तो दोनों पति पत्नी विचार विमर्श करने के बाद ये सोचते हैं चलो इस बोली को विद्यालय भेज देते हैं। बोली को कहते हैं कि चलो तुम्हें विद्यालय जाना है। तो बोली एकदम डर से जाती है। उसको लगता है कि पहले अपनी जब गाय बूढ़ी हो गई थी उसको भी ले गए और मार दिया गया, तो कहीं मुझे भी बाहर ले जा करके कहीं इस प्रकार कर दिया जाएगा। फिर भी उसको बहला फुसला करके उसको कहते हैं नहीं तुम्हें विद्यालय ले जाया जा रहा है। तो बोली को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। रामलाल उसको ये कहता है कि ये जब इतने बच्चों के बीच में जाएगी तो मेरी इज्जत का भी रहेगा। तो उस बोली को नए कपड़े पहनाते हैं। उसके बाल जो कई सालों से बिना गुथे हुए या इस प्रकार के थे, उनको अच्छी तरीके से संवारा जाता है। इन चीज़ों को देख करके बोली के मन में ये आता है कि निश्चित रूप से उसको इस घर से अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। घर में उसकी क्या स्थिति थी, और जब उसको विद्यालय ले जाया जा रहा था तो उसे बड़ी एक उत्सुकता मन में आती है। बोली को विद्यालय छोड़ दिया जाता है। विद्यालय में अपने कक्ष में बोली एक कोने में बैठ जाती है। कक्ष में जब वो जाती है तो उसे एक नया अनुभव मिलता है। अनुभव क्या, उसकी हम उम्र की सहेलियां वहां पर बैठी हुई है। वहां अलग अलग प्रकार के चित्र जो बने हुए हैं, उन चित्रों को देख करके वो देखती है, देखो काली भैंस की तरह चित्र बनाओ, इसका रंग भी काली है, और हमारे घर पे जो भैंस है उसका रंग भी काली है। बकरियों को देख करके सेम वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब वो जब अपने मस्तिष्क में उतारती है तो उसके मन में एक उत्सुकता जगती है। कक्षा में अध्यापक का आती है
सभी बच्चों से बातचीत करती है। बोली को भी पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। बोली का जो हकलाने का जो है, बोली हकलाने लगती है और बोलती है बै बै बै, और सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अध्यापिका सभी बच्चों को शांत करती है और बोली से बड़े अलग ले जाकर के उससे बड़े प्रेम से बात करती है और उसमें एक आत्मविश्वास जगाती है और उसको इस लायक इस हिसाब से तैयार करती है कि उसमें आत्मविश्वास आए और वो किसी भी रूप में वो अपना जो नाम है वो पूरी तरीके से बोल पाए। जब स्कूल की घंटी बज जाती है, सभी बच्चे अपने घरों की ओर चले जाते हैं, लेकिन बोली एक कोने में बैठी है। अध्यापिका उसके पास जाती है, उसको कहती है और वो अपना नाम बताती है, तो वो कहती है बै बै बो बोली। तो अध्यापिका उसका उत्साहवर्धन करने के लिए कहती है शाबाश बेटा। तो बोली के मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं बिल्कुल सही बोल सकती हूँ, और फिर वो बोली से एक सामान्य बातचीत करती है और उसको कहती है कि तुम रोज विद्यालय आना है। समय बीतता है, बोली जैसे जैसे विद्यालय जाती है उसको कई चीजें सीखने को मिलती है, उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। अब यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या है, एक 50 साल की उम्र का एक आदमी जिसका नाम विशंबर है, उसकी ओर से बोली के साथ शादी करने का प्रस्ताव आता है। बोली की उम्र उस समय ये मान लीजिए कि लगभग 12, 13, 14 साल रही होगी, और उससे लगभग 3 गुना उम्र का व्यक्ति जिसके पहले से ही बोली से भी बड़े बच्चे होंगे, लेकिन उसकी पत्नी मर जाने के कारण वो बोली से विवाह करना चाहता है। जब रामलाल और उसकी पत्नी दोनों आपस में इस प्रस्ताव को लेकर के बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि बोली इतनी कुरूप है, चेचे के इसके चेहरे पे दाग है, इसकी बुद्धि भी मंद बुद्धि है, तो कहाँ हम इसकी शादी और कर पाएंगे, और विशंबर तो काफी पैसा वाला है ना। इन सब चीजों को मान करके, क्योंकि रामलाल भी एक पुत्री का पिता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में भी इस प्रकार की चीज आती है कि चलो हम इसका विवाह कर देते हैं और इससे अच्छा वर और मिलेगा भी नहीं। इसके पीछे कारण ये भी था कि विशंबर काफी पैसे वाला था, लेकिन विशंबर ने इस समय तक बोली को नहीं देखा था, सिर्फ उसका प्रस्ताव वहां पर आया था। बड़े धूमधाम से विशंबर बारात लेकर के बोली के द्वार पर पहुंचता है। बोली भी बड़ी सज धज करके, वो उसकी शादी हो रही है, वो थोड़ा बहुत इस चीज को तो समझ चुकी थी कि जो उससे शादी करने आ रहा है वो काफी उससे उम्र में बड़ा है, लेकिन माता पिता का मान सम्मान ये रखने के लिए वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब होता क्या है, जब वरमाला का समय आता है, उस वरमाला के समय में जैसे ही विशंबर बोली को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बोली का जो घूंघट है वो थोड़ा सा हट जाता है, और उस घूंघट के हट जाने के बाद जब विशंबर उसका चेहरा देखता है, तो उसके चेहरे पर चेचक के दागों को देख करके वो अपने हाथों को रोक लेता है। उसके मन में एक लालच आता है। वो अपने मित्र से कहता है कि यदि मैं इसके पिता के सामने 5,000 रुपये लेकर के ही इससे विवाह करने का प्रस्ताव रखूंगा तो तैयार हो जाएगा इसका पिता। वो अपनी बात को उसके रामलाल के सामने रखता है कि मैं बोली से तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपये देंगे। आप उस स्थिति को अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि जब एक बेटी के द्वार पर दूल्हे की बारात आती है और अगर वो इस प्रकार की चीजें करती है तो उस समय पिता की क्या मनस्थिति होती है। रामलाल कहता है कि मेरे पास 5,000 नहीं, मैं आपको तुम्हें 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विशंबर नहीं मानता है। वो 5,000 रुपये पर देने पर अड़ जाता है। रामलाल अंदर जाता है, अपनी तिजोरी से 5,000 रुपये लेकर के विशंबर को देता है। विशंबर जैसे ही बोली को माला पहनाने के लिए तैयार होता है, बोली जड़ से उसके हाथों से माला को खींच करके एक तरफ फेंक देती है और मैं कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। समाज, आसपास के लोग बाग और जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोली के ऊपर क्रोध करने लगते हैं कि देखो कितनी कुरूप है और शादी करने का नाटक कर रही है, शादी नहीं करने का नाटक कर रही है ना। पिता भी
भोली को समझाते हैं तो भोली पिता को कहती है कि पिताजी आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस जो ये लोभी व्यक्ति है, मैं इससे विवाह नहीं करूँगी और मैं इसी गांव में रह करके आपकी और माताजी की सेवा करूँगी। पिता फिर भी कहता है, बेटा तू क्या करेगी, आगे कैसे तेरा लालन पालन होगा। तो वो उसकी जो शिक्षिका है जो वहीं खड़ी थी एक कोने में, वो सामने वहाँ आती है और भोली उसको कहती है, क्यों मैडम, मैं इसी गांव में रह करके यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगी और उनको पढ़ाने के साथ साथ आपकी सेवा भी करूंगी। धन्यवाद।